नमस्कार दोस्तों, मैं राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे सही सलामत से होंगे। दोस्तों, आज इतिहास का हमारा दूसरा वीडियो है। आज 26 अप्रैल है और कल हम लोग इतिहास के पहले वीडियो के अंतर्गत इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के पिता व इतिहास के भाग, इन सब चीजों पर व्यवस्थित अध्ययन किए। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। क्योंकि इतिहास एक ऐसा गूढ़ विषय है कि इस विषय को पढ़ने के लिए पहले जो इतिहास से संबंधित शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तब एकदम इतिहास जो कि हम बेस से लेकर चल रहे हैं, एकदम शुरू से लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल पैरामाउंट एकेडमी चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। तो आज वीडियो प्रारंभ हो रही है, आप लोग ध्यान से देखिए। इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत एक शब्दावली आती है उत्खनन। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई करना। वह स्थान जहाँ पर प्राचीन काल के अवशेष मिलने की संभावनाएं होती हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपने अनुमान के आधार पर जहाँ पर मिलने की संभावना होती है उस स्थान पर खुदाई कराता है, उसी खुदाई करने को ही उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व। पुरातत्व का अर्थ होता है खुदाई में या उत्खनन में जो भी चीजें मिलती हैं उन सभी चीजों को पुरातत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे खुदाई हो रही है तो औजार मिल गए, औजार। अब वह औजार किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे पत्थर का औजार हो, चाहे किसी धातु का औजार हो। औजार हो गया, मूर्तियां हो गई, मूर्तियां, मोहरे जो मुहर होती है सब मुहरे, सिक्के, कोई भी चीज जो हमें खुदाई के दौरान मिलती है, इन सभी को हम सामूहिक रूप से पुरातत्व कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद। उत्खनन में जो चीजें मिलती हैं, जो पुरातत्व में सामान मिलता है, उन वस्तुओं का बारीकी से विधिवत अध्ययन करने वाले विद्वान को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं या पुरातत्वविद कहते हैं। वह विद्वान उन वस्तुओं के आधार पर गहन अध्ययन करते हैं उनका और अपना सिद्धांत देते हैं, अपनी थियरी देते हैं, अपने विचार देते हैं। उन्हीं विद्वानों को हम कहते हैं पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद। नेक्स्ट है इतिहासकार। तो पुरातत्व में जो चीजें मिली उसका जो लोग अध्ययन किए पुरातत्ववेत्ता, इनके दिए गए विचारों को आधार बनाकर लेख लिखने वाले, पुस्तक लिखने वाले विद्वान को इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित बातों को लिखते हैं उन्हें ही हम इतिहासकार कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि। इसको अंग्रेजी में कार्बन 14 डेटिंग मेथड भी कहा जाता है। कार्बन 14 डेटिंग मेथड का अर्थ होता है कि यह एक ऐसी विधि है कि इस विधि के द्वारा हमें प्राचीन काल के वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है। माना जाता है कि जो भी जीवाश्म है उनमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा होती है और वो कार्बन की मात्रा एक निश्चित हर वर्ष उसमें से कुछ न कुछ मात्रा विघटित होती रहती है। तो उस जीवाश्म में शेष बची हुई कार्बन की मात्रा का पता लगा करके उस पदार्थ की आयु का पता लगाया जाता है। इस विधि की खोज किया था विलार्ड फ्रैंक लिप्पी। ध्यान दीजिएगा, कार्बन 14 तिथि निर्धारण जो विधि है, इस विधि की खोज किए थे विलार्ड फ्रैंक लिप्पी।
1940 ईस्वी में, और आगे चलकर इन्हीं खोज के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार, वह पुरस्कार भी मिला। तो यह है कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि। नेक्स्ट है यूरेनियम तिथि निर्धारण विधि। यह विधि भी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है, और इसमें या इस विधि के द्वारा हम अति प्राचीन वस्तुओं की आयु का पता लगाते हैं। तो इस तरह से आज हम इतिहास की शब्दावली के अंतर्गत उत्खनन, पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद, इतिहासकार, कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि, यूरेनियम तिथि निर्धारण विधि, इन सब चीजों को पढ़े। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोगों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके बारे में प्रमुख तथ्य जो काफी महत्वपूर्ण है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं यहाँ से भी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सभी भी जितनी भी पॉइंट हैं सब इससे संबंधित है। तो स्थापना मतलब किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1901 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना हुई, उसमें भारत के अंग्रेजी गवर्नर जो थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन भी किया था। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? भारतीय पुरातत्व जो ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो इनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जो थे, उन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर भी यही होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक भी थे। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक। थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, देखिए यह प्रथम महानिदेशक पूछा है, लेकिन प्रथम भारतीय महानिदेशक पूछ देगा तो इसका उत्तर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। तो अभी हम लोग इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत उत्खनन पढ़े, पुरातत्व पढ़े, पुरातत्ववेत्ता अर्थात जो पुरातत्वों का अध्ययन करते हैं वही पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। इनके द्वारा दिए गए विचारों को आधार बनाकर जो लेख लिखते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि, अति प्राचीन वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है। इसकी खोज किया था विलार्ड फ्रैंकलिन 1940 में। यूरेनियम तिथि निर्धारण विधि, इसके द्वारा भी हम लोग प्राचीन वस्तुओं की आयु का पता लगाते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में पढ़े, स्थापना कब हुई? 1901 में। स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही, और प्रथम भारतीय महानिदेशक थे राय बहादुर दयाराम साहनी। आज अगली टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे हम लोग आगे की प्रमुख संवत कौन कौन। हाँ, तो अब पढ़ेंगे उसके आगे हम लोग प्रमुख संवत, क्योंकि प्रमुख संवत का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से जो प्रमुख जो एग्जाम में आते हैं अक्सर विक्रमी संवत, शक संवत, गुप्त संवत,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर एग्जाम जाते हैं कि शक संवाद की शुरुआत किसने किया, किस समय इसकी शुरुआत हुई, विक्रमी संवाद, यहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन हम लोग इन सबको ध्यान से देखेंगे। पहला ये है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व एक ऐसा ये है कि इसके बारे में लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें कैसे समय जो है बैक चलता है। लेकिन ईसा पूर्व को पढ़ने से पहले आपको ईसवी सन बताना पड़ेगा, ईसवी सन को समझना पड़ेगा, तो ईसा पूर्व आपको समझ में आ जाएगा। तो ईसवी सन को देखिए ध्यान से। ईसवी सन की शुरुआत हुई थी ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन की शुरुआत हुई। अर्थात ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तभी से एक ईस्वी चली, फिर 2, 3, 4, 5, 6 करते करते आज 2020 ईस्वी सन चल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ था। लेकिन सोचिए, जब ईसा मसीह के जन्म से हम ईस्वी सन की शुरुआत मानते हैं, ईस्वी सन को लिखने लगे हम लोग, कोई भी घटना एक ईस्वी में हुआ तो एक ईस्वी, 2 में हुआ तो 2 ईस्वी में, 3 में हुआ तो 3 ईस्वी में, आराम से क्रमशः लिखते चले जाते हैं। लेकिन ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये धरती थी, यहाँ पर लोग रहते थे, ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती थी, युद्ध आदि होते थे। तो उन सब घटनाओं को कैसे लिखा जाए, इस पर विद्वानों ने यह सहमति जताई कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटना जितने साल पहले घटी हुई है उतना ईसा पूर्व लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ईसा मसीह के जन्म से कोई घटना यदि मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से कोई घटना 500 साल पहले घटी है तो लिखेंगे 500 ईसा पूर्व। ईसा मतलब ईसा मसीह, पूर्व मतलब पहले। मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म से कोई घटना यदि 200 साल पहले घटी है तो लिखेंगे 200 ईसा पूर्व। यदि ईसा मसीह के जन्म से कोई घटना 1000 साल पहले घटी है तो लिखेंगे 1000 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से यदि कोई घटना 2000 साल पहले घटी है तो लिखेंगे 2000 ईसा पूर्व। तो आप इसी में से देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले घटना कौन घटी होगी। तो ये घटना ईसा मसीह के जन्म से केवल 500 साल पहले घटी। ये ईसा मसीह के जन्म से जब जन्म लिया उससे 2 साल पहले ही घटी, और ये ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले घटी, और ये घटना जो है ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले हो चुकी थी। तो ये घटना सबसे पहले घटी। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लीजिए, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। 80 साल तक जिए थे। और बहुत से लोगों के मन में भ्रांति रहती कि कैसे 563 में जन्म लिए और 483 में बैक डेट में जाकर मरे। तो बैक डेट में नहीं मरे। ये घटना जो है ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले घटी है। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, और ये ईसा मसीह के जन्म से केवल 483 साल पहले। तो आप ऐसे ही देख रहे हैं कि ये घटना पहले हुई, आदमी पहले जन्म मिलेगा तब जाकर मरेगा। महावीर स्वामी को देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 72 साल जिए थे, इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो ये घटना जो है ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले घटी, ये केवल 468 साल पहले। इसलिए ईसा पूर्व में जो समय है बैक डेट में चलता है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, तो ईसा पूर्व को कई तरीकों से लिखा जाता है, और ईसवी सन को भी कई तरीकों से लिखा जाता है। ईसा पूर्व को 60 में ई बनाकर 0 टू बनाकर 0 हो गया ईसा पूर्व। इसको अंग्रेजी में बिफोर और क्राइस्ट बिफोर, या इसको बीसी भी लिख देते हैं, बीसी। ये लिखने का तरीका। लेकिन नई तकनीकी जो चली है फॉरेन कंट्रीज में वर्तमान में, इसको अब वो लिख रहे हैं कॉमन एरा। कॉमन एरा, या इसी को 60 में सी यहां से ले रहे हैं और ई यहां से, सी ई सॉरी बिफोर कॉमन एरा यहां पर है, बिफोर कॉमन एरा। तो बी
BCE लिखा जा रहा है नई तकनीकी के अंतर्गत, और इसको लिखा जाता है किस रूप में, ई बना के 0 बना देते ईस्वी हो गया। अंग्रेजी में इसी को एनो डोमिनी कहा जाता है, या स्टार्ट में ADP कहा जाता है जिसको, और नई तकनीकी में जिसलिए इसको BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, तो इसको कहा जाता है केवल कॉमन एरा, इसको CE कहा जाता है। तो अभी आप समझे ईसा पूर्व ईस्वी सन। नेक्स्ट है विक्रमी संवत। तो विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57-58 ईसा पूर्व के आसपास। इसकी शुरुआत किया था उज्जैन का एक स्थानीय शासक, उज्जैन का स्थानीय शासक। अब क्यों किया था ये? इसके राज्य पर सब जाति के लोगों ने अटैक किया, उन सबों को पराजित कर दिया, अपने राज्य से खदेड़ दिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने एक नया सन चलाया, और उसी सन को विक्रमी संवत कहा जाता है। इसी विक्रमी संवत को हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है, हिंदुओं का नया साल भी कहा जाता है, और इसी उपलक्ष्य में उसने एक नया उपाधि भी धारण किया, जिसे हम विक्रमादित्य की उपाधि भी कहते हैं, विक्रमादित्य। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे विक्रमादित्य की उपाधि। विक्रमादित्य में थोड़ा सा समझ लीजिए, विक्रमादित्य का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य के समान तेजवान। विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने धारण किया, और विक्रमादित्य भारत में 14 शासकों ने उपाधि धारण किया। पहला विक्रमादित्य उज्जैन का स्थानीय शासक, अंतिम विक्रमादित्य हेमू को माना जाता है, हेमू जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। लेकिन सबसे महान विक्रमादित्य कोई पूछ दे तो सबसे महान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, गुप्त वंश का। तो यह विक्रमी संवत है। सन संवत 78 ईस्वी में चला था, 78। अब ये ईस्वी सन, ये सब ईसा पूर्व था, ये ईस्वी में है। ईस्वी सन में 78 चला था। 78 ईस्वी में कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, कनिष्क ने चलाया था। क्यों चलाया था? 78 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, इसका राज्याभिषेक हुआ, इस खुशी में उसने एक नया सन चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है। और एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, यही हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इससे हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया, 22 मार्च 1957। नेक्स्ट है गुप्त संवत। इसकी शुरुआत हुई थी 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त वंश में एक शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, इसका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक की खुशी में इसने एक नया सन चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिजरी संवत। याद सुनिएगा, हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। अब क्यों हुई थी? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना चले गए, मक्का से मदीना, मक्का से मदीना गए, और इस घटना को कहा जाता है हिजरत, हिजरत कहा जाता है। यहीं से फिर हिजरी सन की शुरुआत हुई। हाँ, नेक्स्ट है इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी, और इसे अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही के नाम पर ही 1582 में उसने दीन-ए-इलाही की स्थापना किया, और ठीक एक साल बाद 1583 में इलाही संवत चलाया, अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट कैलेंडर, नेक्स्ट संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर है, और इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि विश्व के अधिकांश देश इसी को मानते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 1582 को। ध्यान से देखिएगा, इसके जो निर्माणकर्ता थे, इसको जिसने बनाया था, उसका नाम था अलायसियस लिलिस। इसको लागू किया था पोप ग्रेगरी 13वां,
पोप ग्रेगरी 13वां ने लागू किया था और इसके महीनों के नाम है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इस तरह से हम लोग आज के इस टॉपिक के अंतर्गत ईसा पूर्व ईस्वी सन विक्रमी संवत शक संवत जो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया, यही राष्ट्रीय कैलेंडर है। गुप्त संवत 319 में चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया। हिजरी संवत 622 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह मक्का से मदीना गए तब से शुरू हुआ। इलाही संवत अकबर के द्वारा 1583 में चलाया गया। ग्रेगरियन कैलेंडर 24 फरवरी 1582 को लागू हुआ ग्रेगरी के द्वारा। नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वह प्रमुख समय शब्दावली। प्रमुख समय शब्दावली में ये लिखने को तो 13 लिखे हैं, लेकिन इसमें से 2-3 काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि सिल्वर जुबली कितने वर्ष में मनाई जाती है या स्वर्ण जयंती कितने वर्ष में मनाई जाती है। तो हम 13 को ध्यान से बता दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनिए, समय नहीं लगेगा। दैनिक एक दिन के समय को दैनिक कहते हैं। साप्ताहिक 7 दिन के समय को साप्ताहिक। पाक्षिक में 15 दिन होते हैं, अर्थात 15 दिन के समय को पाक्षिक कहा जाता है। मासिक में 30 दिन, इतना तो आप सबको पता होगा। वार्षिक में 1 वर्ष या 365 दिन या 66 दिन, 365-66 दिन। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर था, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा पूछ देता है सिल्वर जुबली। इसको हिंदी में रजत जयंती भी कहते हैं। यह कितने साल पे मनाई जाती है? 25 वर्ष के अंतराल पे मनाई जाती है सिल्वर जुबली। हाँ, रूबी जुबली जो है 40 वर्ष पे मनाई जाती है। रूबी जुबली 40 वर्ष के अंतराल पे। गोल्डन जुबली को स्वर्ण जयंती भी कहते हैं। यह 50 वर्ष पे मनाई जाती है। 50 वर्ष पर गोल्डन जुबली। डायमंड जुबली जो है 60 वर्ष पे मनाई जाती है। डायमंड जुबली 60 वर्ष पर। प्लेटिनम जुबली 75 वर्ष पर। और शताब्दी जो है 100 वर्ष पर। सहस्त्र शताब्दी 1000 वर्ष पर। और ग्रेट जुबली जो है 2000 वर्ष पर। तो इस तरह से समय शब्दावली थी। इन समय शब्दावली में आप 2 काफी महत्वपूर्ण जो है उसको याद रखिएगा, एक सिल्वर जुबली और दूसरा है गोल्डन जुबली, जिसको रजत जयंती व स्वर्ण जयंती भी कहा जाता है, जो दोनों क्रमशः 25 व 50 साल के अंतराल पे मनाई जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आज के वीडियो से आप संतुष्ट होंगे तो जाते जाते हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा, और जो भी इसमें कमी हो वो हमें सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों के समक्ष अपने ज्ञान को शेयर कर सकें। अंत में जाते जाते सभी को एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।